नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम जो खबर आपको बताने वाले हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है। बेनकाब के ये कहा जाए, पाकिस्तान का जो झूठ है वो बेनकाब कर रही है। झूठ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर तक लगातार बोलते आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुनीर ने किस हद तक झूठ बोला, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें जीत का तमगा पहनाते हुए पाक सरकार ने पहले उन्हें फील्ड मार्शल बनाया और फिर उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया, यानी कि सीडीएफ। लेकिन अब आगे जो मैं आपको बात बताने जा रही हूं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और ये भी समझिए कि आखिर ये कहां से बात उठी। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं हैदर मेहंदी। उन्होंने पाक के पूर्व सैन्य प्रमुख अशफाक परवेज कियानी को लेकर बड़ा दावा किया। बड़ा दावा क्या किया? उन्होंने कहा है कि जनरल कियानी ने उन्हें यह बताया था कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह उन्होंने स्वीकार किया था। मेहंदी ने कहा कि जनरल कियानी ने कहा था कि पाकिस्तान भारत से जंग में 15 दिन भी नहीं टिक सकता और वो भी जंग नहीं कर सकते। केवल कुछ ही दिन वो रोक सकते हैं, जिसके बाद वो पाकिस्तान चाहे बात 10, 15 या ज्यादा 20 दिन, इससे ज्यादा कहीं पर भी भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिक सकता युद्ध में। और जैसे ही युद्ध होगा उसके बाद में पाकिस्तान या तो अमेरिका की शरण में जाएगा, या तो रूस की शरण में जाएगा, या तो चीन से संघर्ष विराम कराने की गुजारिश करेगा। अब पत्रकार हैदर मेहंदी का दावा है कि जनरल कियानी ने यह बात तब कही थी जब पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। आपको सुनाते हैं कि किस तरह से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो उसमें क्या उनकी तरफ से बातें कही गई हैं और आप उसमें बखूबी रूप में समझ पाएंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कहा गया। कि पाकिस्तान आपने 4 दिन का, चलो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूं, इसका जवाब जनरल कियानी ने मुझे आज से 4 साल पहले दिया था, जब हमारी बहुत हालात ठीक थे। उसने कहा था, हैदर मेहंदी, वी कैन नॉट फाइट अ वॉर विद इंडिया फॉर मोर देन 15 डेज मैक्सिमम। वॉर भी नहीं, कहते हैं होल्डिंग, हम सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। कहते हैं बहुत खींच लिया तो 20 दिन। और मैंने डॉक्ट्रिन ऐसा बनाया है कि हम 15 दिन में होल्ड करके फिर हम जाएं, भागें, लोगों के पैर पड़े, अमेरिका के पैर पड़े, रशिया के पैर पड़े, चाइना के पैर पड़े। इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने ये जबान तो नहीं इस्तेमाल की, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड जबान, कि यार हम फिर उनसे कहेंगे जंग बंद करा दो। तो सुना आपने, ये है पत्रकार हैदर मेहंदी, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि जनरल अशफाक परवेज कियानी आखिर कौन थे जिनका जिक्र यहाँ पर हैदर मेहंदी करते हुए नजर आए हैं। दरअसल जनरल अशफाक परवेज कियानी पाकिस्तानी सेना के 8वें सेना प्रमुख रहे। साल 2007 से लेकर साल 2013 तक उन्होंने पाकिस्तान की कमान संभाली सेना प्रमुख के तौर पर। उनके कार्यकाल में ही पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। समझिए, गौर करने वाली बात यह है। और यही वजह है कि ओसामा बिन लादेन जब पकड़ा गया तो उनका जो कार्यकाल है वो बहुत ज्यादा चर्चित और विवादों में रहने लगा। फिलहाल मौजूदा वक्त में कियानी ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उन पर रियल एस्टेट कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगते रहे कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन की जो जानकारी है वो अमेरिका को उन्हीं के माध्यम से दी गई थी। ऐसी कई अलग अलग तरह की खबरें और अफवाहें यहाँ पर नजर आती हैं। और ये भी कहा गया कि इसीलिए एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में उनको उसके बाद में सेटल्ड करा दिया गया। लेकिन पत्रकार हैदर मेहंदी के बयान से एक बार फिर भारत का ऑपरेशन सिंदूर याद कीजिए, उस पर मोहर लग जाती है। भले ही पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बातें कही गई हों, भले ही पाकिस्तान की तरफ से झूठे नैरेटिव पेश किए गए हों, लेकिन जिस तरह से पत्रकार मेहंदी की तरफ से बात कही गई उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पहले से ही प्लानिंग है। जब भारत के सामने टिक नहीं पाओ तो सीधे पहुंच जाओ अमेरिका की शरण में, रूस की शरण में या फिर चीन की शरण में। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया। यहां पर वो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकी मौजूद थे। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत हुई या फिर उनके समर्थकों की जान गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई अहम ठिकानों पर भी जबरदस्त हमले किए थे। कहा जाता है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए और पाक एयरफोर्स को करीब 20% संपत्ति गंवानी पड़ गई। अब
पत्रकार हैदर मेहंदी के बयान से एक बार फिर से इस बात की तस्दीक होती है कि पाकिस्तान जंग में भारत के आगे टिक ही नहीं सकता। अब ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में हुई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान सेना और सरकार इसे कभी स्वीकार नहीं करती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अब खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक झूठा नैरेटिव और बड़ी तस्वीर पेश करते हुए ये कहा जाए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बड़ा सक्सेसफुल बताने की कोशिश की गई। उन्हीं के ही पत्रकार, उन्हीं के ही आवाम उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और असलियत सामने रख रहे हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल है, क्या पाक सेना के मजबूत होने के सभी दावे खोखले हैं? सवाल ये, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक सेना और सरकार ने झूठे दावे पेश किए? क्या शहबाज सरकार ने मुनीर के दबाव में आकर उन्हें प्रमोशन दे दिया? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे और मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्टेड है। ये जल्दी से आप सबको मैं उनसे मिलवा देती हूँ। भू राजनीतिक विश्लेषक और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से दो पत्रकार मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी और मोहसिन रजा खान। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत संजीव मलिक जी आपसे करना चाह रही हूँ। जिस तरह से लगातार हम देखते रहे कि खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या पहलगाम अटैक को लेकर कई अलग अलग तथ्य पेश करने की कोशिश की गई, दोनों ही देशों की तरफ से अपने अपने बड़े दावे पेश किए गए, हिंदुस्तान ने तमाम सबूत भी दिखाए और पाकिस्तान में किस तरह से डैमेज हुआ या जिन इलाकों पर टारगेट हुई उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी हमारे सामने रही, लेकिन भले ही उसको पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन अब पाकिस्तान के पत्रकार और जिस तरह से उन्होंने पूर्व जनरल के हवाले से बयान दिया, अपने आप में कहा जा सकता है कि बहुत बड़े खुलासे हैं, अपने आप पे उस पर मुहर लग जाती है। नैना जी नमस्कार और सभी मेरे को पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत नमस्कार। नैना जी देखिए, पाकिस्तान की जो स्टेट है जो आज है वो सब किसी से भी छुपी नहीं है। पाकिस्तान जी के जो पत्रकार है या वहाँ की जो आवाम है और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ के अपने स्टेट की तारीफ हमेशा करते रहेंगे। हमारे पास भी टीवी में आते हैं, वो कहते हैं हमने 2 घंटे में आपको सबक सिखाया। ठीक है, आप खुश रहिए क्योंकि आप ये आपका वर्ल्ड है, आपका देश है, आप जैसे चाहे गए। पाकिस्तान निश्चित रूप से हमसे कई मायनों में आ गए मैम। सबसे पहले तो ये है कि जो उनकी जो एजेंडा नीति होती है ना, जो उसकी फैलाने की नीति, झूठ फैलाने की नीति है, वो सबसे आगे है। आज की बात नहीं, 48 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, 71 ले लीजिए, कारगिल ले लीजिए, हमेशा से पाकिस्तान हमसे जीतता रहा है वो अपनी बुक्स के अंदर। वहां के जो लोग हैं जो एक्चुअली न्यूट्रल व्यू रखते हैं मैम, या तो वो पाकिस्तान छोड़ देते हैं या वहां पर पाकिस्तान के अंदर वो एक टाइट लाइफ को जीते हैं। बड़ी दुधारी तलवार पे चलते हैं क्योंकि सच्चाई को बोलने का मतलब है कि आप एस्टेब्लिश से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो और उनको बहुत जल्दी से उन पर एक तमगा दे जाता है कि ये तो देशद्रोही लोग हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। पर सही बात यह है कि आप न्यूट्रल होकर और असेसमेंट करेंगे। ये बात सही है कि आप कयानी साहब से पहले जाइए, कयानी साहब के बाद आइए, बाजवा साहब थे। बाजवा साहब क्या कहा करते थे, उन्होंने खुद कहा था और उनका ये बयान भी बड़ा चर्चित हुआ पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो में। उन्होंने कहा था कि हमारे टैंकों के पास इतना सप्लाई चेन नहीं है, इतना रिपेयर सामान नहीं है कि हम उनको पर्याप्त एडिक्वेटली उनको डीजल भी दे सके। मतलब ये बात कहने की थी, ऐसा नहीं था डीजल नहीं था, कहने का मतलब है कि उनके पास इतना बैकअप नहीं था कि किसी भी ऑपरेशन को जो बैकअप करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो सफिशिएंट हो। अब पाकिस्तान का आता हूं कि यह हालत क्यों होती है मैम, ये बात हम महीनों से डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ सिंदूर के बाद से तो ये चीज ज्यादा जोर पकड़ चुकी है। देखिए, ऑफ सिंदूर के दौरान जो 6-7 तारीख को जो ऑपरेशन हुआ था पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद लेके 9, 10, 11 को जो हुआ, ठीक है, वो भी एक ऑपरेशन के उससे देते हैं कि एक तरह से आप झूठ फैलाइए, भ्रम की स्थिति पैदा करिए। क्योंकि देखिए, अगर ये नैरेटिव्स नहीं चला जाएंगे तो आपके अंदर की जनता ही आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगेगी और वो जनता हो सकता है आपके खिलाफ भी बात करने लगे। इस चीज को दबाने के लिए देश में, पाकिस्तान में कोशिश की जाती है कि उनको ऐसी ऐसी पिक्चर्स दिखाई जाए जिससे कि वहां की आम जनता उनके साथ रहे, खुश रहे, वो अपने आप को सामाजिक। लेकिन सर इसके भी इतर एक और बड़ी तस्वीर जो है, क्योंकि आदिल रजा हो या फिर हैदर मेहंदी हो, उनकी तरफ से पहले भी कई बार ऐसी बड़ी बातें जरूर की जाती रही हैं। मैं एक बार अब पाकिस्तान पत्रकार का रिएक्शन लेना चाहती हूँ सज्जाद बुखारी आपसे, क्योंकि हमेशा लगातार सबकी तरफ से अपने अपने दावे किए जाते हैं। सबसे पहले तो इस खुलासे को लेकर क्या कहेंगे आप? ये स्पष्ट आपके पूर्व जो जनरल हैं उनका ये दावा है कि हिंदुस्तान के आगे 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, इससे आगे नहीं टिक सकते और अगर ऐसा कभी युद्ध वाले हालात भी बने तो सीधे पहुंचेंगे, कहा जाए कि अलग अलग, चाहे बात अमेरिका हो या रशिया या चाइना की शरण में।
और शायद हुआ भी ऑपरेशन सिंदूर के साथ में ऐसा ही। बहुत शुक्रिया नैना जी, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने संजीव मलिक साहब को जो है सबसे पहले एक तो वो जो आपने हैदर मेहदी के हवाले से बात की है, तो मोहसिन रजा साहब भी आपको सारी तफसीलात बताएंगे। पाकिस्तान की चोटी के जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, कलमकार हैं। तो हैदर मेहदी जो है उसको हम रिकग्नाइज ही नहीं करते। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, एक गद्दार है जो गद्दारी का मुर्तकिब करार पाया है, जो कि पाकिस्तान में हमलों में आदिल राजा अच्छा, साहब। और दूसरा ये कि संजीव मलिक जी, आपने कहा कि जनरल अशफाक परवेज कियानी के बाद जो थे जनरल बाजवा जो थे वो हमारे आर्मी चीफ थे। नहीं, वो जनरल राहील शरीफ जो है उनके पास ही कलमदान था। उसके बाद जो थे जनरल बाजवा आए थे। तो एक बात तो जरा इसकी मैं वजाहत यहाँ पे करता चलूं कि जिस बंदे को हम रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं, अभी आप अपने ड्राइंग रूम में किसी को बिठाकर या वो जो अंधे ने आपस में रेवड़ियां बांट के आपने अपने लोगों के जरिए जनरल कियानी को रिकॉग्नाइज करते हैं। हैदर मेहदी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हैदर मेहदी की बात कर रहा हूँ। वही तो आपने कहा हैदर मेहदी को अगर आप नहीं रिकॉग्नाइज करते, आदिल रजा को आप करते हैं रिकॉग्नाइज? आदिल राजा को भी नहीं करते, वो भी आदिल राजा को हम नहीं करते। आदिल राजा को भी जो है वो भी सजा याफ्ता है और वो मफरूर है, भगोड़ा है। तो लिहाजा ये दोनों भगोड़े जो हैं जिन पे जहां तक मैं जानकारी रखती हूँ ये पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं। मैं आप दो लोगों की बात कर रहा हूं जिनके आपने नाम लिए हैं। जनरल अशफाक परवेज कियानी जो थे वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ठीक है। अब नैना जी जरा मेरी बात को थोड़ा सा तहम्मुल से सुन लीजिएगा। नहीं मैं ये बोल रही हूं, आपने कहा आदिल रजा का, तो मैं वही बोल रही हूं, आदिल रजा जहां तक मैं जानकारी रखती हूँ ये पूर्व सैन्य अधिकारी थे। मतलब वो आपकी भी थोड़ी सी वो टर्म होती है ना, हमारी जी फौज से उनका ताल्लुक था, या आप ठीक कह रही हैं, हमारी आर्मी से उनका ताल्लुक था, ये कहना चाह रही है ना? हाँ वही बात ये है कि जी पूर्व मेजर है। जी वो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरह वो हमारे पास एक आपका अमानत है। अमानत तो नहीं कहेंगे, आपने अमानत में खयानत की थी, हमने धर लिया है उसको। वो हमारे पास है, जिसको हम चाय वाय भी उनको हमने पिलाई है, कॉफी शॉफी भी पिलाई है, ठीक है। उनकी बात आप करिए, वो भी आपके जो थे वो नेवी के कमांडर थे। क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, जिनकी बात हो रही है आप नाराज हो रहे हैं। रहे तो पूर्व सेना के अधिकारी है ना, पाकिस्तानी सेना का हिस्सा रहे हैं ना। मैंने कह दिया, मैं नाराज तो नहीं हुआ। आपको अगर लग रहा है नाराज, वैसे भी आपने आज अच्छा कलर पहना हुआ है, वैसे भी आज आपने अच्छा कलर पहने, इनकलाबी जो है ना, आपने सुर्ख कलर का इस्तेमाल किया, अच्छी लग रही है। तो मैं इस तरह का कोई मेरा मूड नहीं है कि मैं आपको खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी बात करूंगा। हाँ, मैंने संजीव मलिक साहब की जो है उसको थोड़ा सा दुरुस्त किया। दूसरा, आपने जो एक तसलसल के साथ कंसिस्टेंटली जो आपने एक स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, जो कि मोदी सरकार ने अपने देशवासियों को उनको झूठ बोलने के लिए आपको यूज करके, ये जो आपने सो कार्ड, ये जो कलंक का टीका जिसको मैं बोलता हूं, आप उसको संदूर कहते हैं, जो कि आपके लिए कलंक का टीका था, उसको आप एक झूठी कहानी बना के सुनिए मैं आप आगे बढ़े। आपने बड़े अच्छा भी इस इनकलाबी और बड़े इस रंग की तारीफ की ना। सिंदूर का रंग यही होता है, और सिंदूर का रंग आप जानते हैं किस रूप में काम करता है। तो ये इसको ये आप सेंटिमेंट्स को अगर आप ये कनेक्ट करके या फिर हर्ट करने की कोशिश करें, तो मैं आपको पहले ही वहां पे कहना चाहती हूँ कि आप ब्रेक लगा दें, टॉपिक पर लौट कर आइए। गुडी बात करके कहीं और की तरफ अगर आप लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो वो बात ऐसी होगी नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपके जो पत्रकार हैं, आपके जो पूर्व सेना के जनरल हैं, उनकी तरफ से अगर ये बयान, ये पूरी बातें सामने आती हैं, और जिस ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा दिखावा करके आपने आपके सीडीएफ का पद दिया या फिर सबसे बड़ा पद दिया, तो ये कहा जाए कि जो पाक सेना के तमाम मजबूत होने के दावे थे वो सारे खोखले थे क्या? और पाक सेना और सरकार ने सभी झूठे दावे किए थे क्या अपनी जनता के साथ भी? नैना, मसला ये है कि मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी कोई गैर मुहज़्ज़ब, गैर इखलाकी, इलॉजिकल, गैर पार्लिमानी बात नहीं करता, और उसको आप प्रूव भी नहीं कर सकती है। मैंने सिर्फ आपको एक बात बोली थी, डेफिनेटली कलर्स के हवाले से कलर थेरापी भी है। आपको पता है कलर थेरापी बहुत अच्छी है, क्योंकि कलर थेरापी से जो है वो ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो भी काफी बेहतर होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो आपने जो बयानिया दागा है, या जो आपका इस वक्त बयानिया सामने आया है, वो बयानिया सिर्फ और सिर्फ महज जो आरएसएस है, या इस वक्त जो आपकी हुकूमत है, जो आप बराजमान है, आरएसएस फोबिया, कभी कोई फोबिया, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको कभी रंग, कभी आपको सिंदूर की याद आ जाती है?
बड़ा खूबसूरत होता है लाल रंग, लेकिन वो तब तक जब तक मांग में सिंदूर के तौर पर रहे, लेकिन जब अगर आप उसे खून के तौर पर बहाने की कोशिश करेंगे ना, तो यही ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर उसका जवाब भी बन जाता है। तो प्लीज उसको एक अलग दिशा देने की कोशिश ना करें। मुझे ये बताइए कि आप ही के पूर्व जनरल की तरफ से ये बड़ा बयान क्या स्थिति को नहीं दर्शाता? हमारे जनरल ने ये बयान दिया ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि उनको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। वो आपके लोग हैं जो आपके पेरोल पे काम कर रहे हैं, उनका कोई वुकत नहीं है, उनकी कोई वर्थ नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। आप लोग किसी भी रेडी बांध के उठाकर भी स्टोरी पर जो है पूरा टॉक शो कर देते हो। हम उनको मानते ही नहीं है। गजब की बात है। आप पहले ही अपनी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे फर्स्ट रिएक्शन लिया, आप पहले वहां पर क्लीन बोल्ड होने या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कर्नल दिनेश वैन का रुख करना चाह रही हूँ। कर्नल दिनेश वैन, ये कहा जाए कि एक तरह से सज्जाद बुखारी तो अपने जो पूर्व अधिकारी रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज या उनको भी मानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर तो ये सीधे बात ही खत्म हो जाती है ना, आप औचित्य नहीं मानते। या ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जो भी अपनी सेना या सरकार से सवाल पूछे या फिर उसके खिलाफ अगर आवाज उठाए तो पाकिस्तान में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और यही वजह है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण इमरान खान के तौर पर भी है। अब यहाँ पर जो पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व मेजर हैं आदिल रजा, उन्होंने कई बड़ी बातें कही, तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए नैना, सज्जाद भाई की मजबूरी है। 6 लोगों को अभी थोड़े दिन पहले हुए, 4 दिन भी नहीं हुए, पत्रकारों को उठा करके आसिम मुनीर ने जेल में डाल दिया। अब जो भी मुंह खोलेगा आईएसआई या आईएसपीआर के खिलाफ, जो उन्होंने बोला उस चिट से बाहर बोलेगा, वो गया। तो मैं साजिद भाई को बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यारे इंसान है और मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इनकी मजबूरी भी पहचान रहा हूँ कि क्या है। लेकिन हकीकत तो नैना ये है कि सिर्फ मोहसिन ने नहीं, बल्कि सॉरी, इनके जो पूरे जनरल साहब थे जो जिनकी बात कर रहे हैं हम, उन्होंने ही नहीं, उससे पहले तोपाज, ऑपरेशन तोपाज, जियाउल हक, मैं 80s की बात कर रहा हूं। जियाउल हक ने भी माना था अपनी कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर कि भाई हम हिंदुस्तान का मुकाबला आज कभी नहीं कर पाएंगे कन्वेंशनल वॉर के अंदर। बड़ा देश है, इसमें डाउट क्या है? हमारे 2-3 स्टेट मिला दो तो पाकिस्तान है। अभी थोड़े दिनों के अंदर बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा सिंध अलग हो जाएगा, तो शायद हमारे जम्मू कश्मीर से भी छोटा हो जाएगा, पंजाब रह जाएगा, ये पाकिस्तान रहेगा। तो इनका मुकाबला करना लॉजिकल भी नहीं बनता। तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन तोपाज शुरू करते हैं भारत के खिलाफ, ब्लीड विद 1000 कट्स, यानी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। मदरसे के अंदर भोले भाले गरीब पाकिस्तानी बच्चों के परिवारों के बच्चे हैं, उनको दाखिला दिया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, छोटे छोटे पैसों में लालच देके कि 25,000 की 50,000 फैमिली को, गरीब परिवार है बेचारे, कि आपका परिवार थोड़े दिन रोटी खाएगा, जाओ हिंदुस्तान के अंदर घुस जाओ, कश्मीर में घुस जाओ। याद है ना आपको बॉम्बे अटैक के दौरान